ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तब भारत का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छा था। भारतीय जो भी माल बनाते थे उसे अपने शर्तों पर बेचते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पोर्तुगीज और डच भी थे खरीदार। क्योंकि डिमांड अलग अलग जगह से थी तो मुंह मांगी कीमत मिलना आसान था। वहां ब्रिटेन के व्यापारी ब्रिटेन की सरकार पर दबाव बना रहे थे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसा करे ताकि ब्रिटेन के माल भारत में बेचा जा सके। ब्रिटेन की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चाल सोची। भारतीयों को बड़े बड़े काम देना शुरू किया ताकि दूसरे काम उसके सामने छोटे लगने लगे और केवल बड़े काम पर ध्यान देने के लिए भारतीय दूसरे काम लेना ही बंद कर दे। बड़े काम के लिए लोन भी चाहिए होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी दे देती थी। इस तरह धीरे धीरे दूसरे क्लाइंट खत्म होना शुरू हो गए और अंत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही बची। अब लोन की अदायगी की दिक्कत होने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे काम देना भी कम करना शुरू कर दिया। दाम भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही तय करती थी। धीरे धीरे भारतीय को काम करना बंद करना पड़ा और धंधे चौपट हो गए। लोन चुकाने के लिए कारोबार बेचना पड़ा और मजदूरी करने को विवश होना पड़ा। अब जब हमारे उद्योग बंद होने लगे तो अंग्रेज अपने माल हमें बेचने लगे। बहुत ही घिनौनी चालें चलकर हमारे शिक्षा व्यवस्था और उद्योग को अंग्रेजों ने चौपट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव में इंग्लैंड की सरकार को अपने उपनिवेशों को अंततः मुक्त करने का निर्णय लेना पड़ा। अमेरिका भी इसके लिए दबाव बना रहा था। जान माल का भारी नुकसान उठाकर मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और उन्हें अपने राष्ट्रीय निर्माण कार्य पर ध्यान देना था। स्वतंत्रता, समानता आदि जिन मूल्यों पर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी और विजय हासिल किया था, उन पर अमल करते हुए उन्हें अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान करना अपेक्षित था, स्वाभाविक था। भारत ने अनावश्यक रूप से दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटेन के बहलावे में आकर बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जान माल की भीषण क्षति उठाई थी। भारत की जर्मनी, जापान, तुर्की, इटली आदि देशों से कोई निजी शत्रुता नहीं थी और वे युद्ध भी हमारी धरती पर नहीं लड़े जा रहे थे। युद्ध समाप्ति के पश्चात सभी भारत की स्वतंत्रता की आशा करने लगे। युद्ध से लौटे लाखों सैनिकों को एकजुट कर सन 1857 की तरह का कोई विद्रोह खड़ा किए जाने की आशंका भी उन्हें सता रही थी। बम्बई मुंबई में 9 सैनिकों के विद्रोह ने विदेशी शासन के हौसले पस्त कर दिए थे और भारत छोड़ने का यह एक महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों में और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर ये था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारियों ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम ब्रिटिशों के अनुरूप बनने लगे। यहाँ पर मैं राजीव अहीर की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास से कुछ मुख्य बातें लिख रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का विस्तृत प्रभाव इस प्रकार था। 1. अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में आने से भारतीय हस्तशिल्प का भारत में ह्रास हुआ तथा कारखानों के खुलने से यूरोपीय बाजार में भारतीय हस्तशिल्प को नुकसान हुआ। भारत में अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांव की तरफ पलायन का मुख्य कारण अनौद्योगिकरण ही था। भारतीय दस्तकारों ने अपने पारंपरिक व्यवसाय को त्याग कर गाँव में खेती करने लगे। 2. कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता। कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता के मुख्य कारण थे जमींदारों द्वारा शोषण, जमीन की उर्वरता बढ़ाने में सरकार द्वारा पर्याप्त कदम न उठाना, ऋण के लिए सूदखोरों पर निर्भरता। 3. पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय ने जमींदार अपने हितों को देखते हुए अंग्रेजों के साथ रहे और किसानों से उनके कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। 4. आधुनिक उद्योगों का विकास। 19वीं शताब्दी में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई, परंतु ये सब विदेशियों के द्वारा किया गया था अपने लाभ के लिए।